अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 27 दिसंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 13 जमादिय सानी 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आज चारशंबे की सुबह हरियाणा में बजरंग पुनिया और दीगर पहलवानों से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए सरबराह और वजारत खेल की जानिब से फेडरेशन की नौमुंतखब बॉडी की मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज के तनाजुर में मुलाकात की है। राहुल गांधी ने हरियाणा के छारा गांव में पहलवानों से मुलाकात की। 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले और गांव से ताल्लुक़ रखने वाले दीपक पुनिया भी मौजूद थे। ये मुलाकात वीरेंद्र अखाड़े में हुई, जहां दीपक और बजरंग दोनों ने अपनी कुश्ती शुरू की थी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि वो दिन में आज पहलवानों के अखाड़े में शिरकत के लिए रोहतक भी जाएंगे। मामले से बाखबर जराये ने इंडिया टुडे को बताया कि वो देव कॉलोनी में वाक़ महर सिंह अखाड़े का भी दौरा करेंगे। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a holistic, ethical and fun-filled education to our students. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के अंदर और बाहर जाने वाले परवाज़ों को आज चारशंबे की सुबह ताख़ीर का सामना करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली NCR के इलाके में कोहर की घनी चादर छाई हुई है। बसारत तकरीबन 0 तक गिर गई है, यानी कि कोहर की चादर के बीच कुछ नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे को तकरीबन 110 परवाज़ों में ताख़ीर का सामना है। घनी धुंध की वजह से आमद और रवानगी दोनों दिल्ली हवाई अड्डे फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम के आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है। खबरसां NCA ने यह इत्तला दी। कोहर की वजह से दिल्ली में 25 ट्रेनें भी ताख़ीर से चल रही है। कौमी दारकूमत दिल्ली के खित्ते में सर्दी की लहर बरकरार है, क्योंकि शहर में कम से कम दर्जे हरारत 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली NCR में दर्जे हरारत मुसलसिल गिरने की वजह से पूरे शुमाली हिंदुस्तान को सर्दी की लहर का सामना है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने आज चारशंबे को अपनी 58वीं सालगिरह मनाई। भाईजान के मदा इनकी गैलेक्सी रिहाइशगाह के बाहर सुपरस्टार की झलक देखने के लिए बड़ी तादाद में जमा है। मुख्तलिफ शहरों से आए सितारों के पुरसितारों ने मंगल की रात से ही मुंबई की इनकी रिहाइशगाह पर कतार में खड़े होकर अपने खास तरीकों से स्टार को मुबारकबाद दे रहे हैं। आज चारशंबे की सुबह भी हुजूम में इजाफा देखा गया है और कई लोग अब भी सलमान खान की एक झलक देखने के लिए इनके घर के बाहर जमा हैं। कुछ लोगों ने अपने साथ सलमान के बड़े बड़े पोस्टर्स उठा रखे हैं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की धुन पर नाच रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला को पाक भारत मुज़ाकरात के तबसरे की गैर मौजूदगी पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान ISI के हाथों में खेल रहे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत के PRO की तरह बर्ताव कर रहे हैं। पाकिस्तानी स्पॉन्सर शुदा दहशतगर्दों के हाथों फौजी जवानों की हलाकत पर मातम करने और ISI के मज़मूम अज़ाइम की मजम्मत करने के बजाय अब्दुल्ला नाच रहे हैं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान ISI की बोली बंद कर दें और जम्मू कश्मीर को सयाहत और कंप्यूटर के साथ तरक्की करने दें। पहलवानों का गुस्सा रेसलिंग फेडरेशन के साबिक सदर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। बृजभूषण के करीबी संजय सिंह के सदर बनने पर मशहूर खातून पहलवान साक्षी मलिक ने नाराजगी जाहिर करते हुए रेसलिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड वापस कर दिया। अब मशहूर खातून पहलवान दिनेश फोगाट ने भी इतना ही बड़ा कदम उठाते हुए खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस करने का ऐलान कर दिया। दिनेश फोगाट ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को एक खत लिखा है, जिसमें अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस करने का ऐलान किया है। फोगाट ने खातून पहलवानों को इस हालत में पहुंचाने के लिए बृजभूषण सिंह का शुक्रिया भी अदा किया। PM मोदी के नाम लिखे गए इस खत की कॉपी फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की है। गुज़िश्ता दिनों इंडिया इत्तेहाद की दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद यह बात सामने आई थी कि इसी माह के आखिर तक इत्तेहाद में शामिल पार्टियों के दरमियान सीटों की तकसीम अमल में आ जाएगी, लेकिन अब तक इस ताल्लुक से कोई हलचल ना होने की वजह से तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब देते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने वाज़ेह कर दिया है कि इंडिया इत्तेहाद के दरमियान सीटों की तकसीम बहुत जल्द अमल में आ जाएगी।
उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल अंदाज़ा है कि पार्लियामानी इलेक्शन बहुत दूर नहीं है और इस बात का भी अंदाज़ा है कि बीजेपी और एनडीए इत्तेहाद हमारी तैयारियों पर नज़र रखा है। इसलिए मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इंडिया के इत्तेहादियों के दरमियान सीटों की तकसीम के सिलसिले में काफ़ी सूदमंद गुफ्तगू जारी है और बहुत जल्द इस ताल्लुक से ऐलान हो जाएगा। उन्होंने मीडिया से भी कहा कि ऐलान मुमकिना तौर पर 3 से 4 दिन में या 1 हफ्ते में किया जा सकता है। सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर कम्युनिस्ट लीडर सीताराम येचुरी ने राम मंदिर के इफ्तिताह की तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया। उन्होंने दावतनामा मिलने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तवील ट्वीट किया कि मैं सरकारी खर्च पर किए जा रहे इस मजहबी प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद लिखा कि कम्युनिस्ट पार्टी और मैं खुद इस बात का हामी हूं कि हिंदुस्तान में सभी को अपने अपने मजहब पर अमल पैरा होने की आज़ादी हासिल है। किसी भी हुकूमत को किसी के भी मजहब में मुदाखलत का इख्तियार बिल्कुल नहीं। मेरी ये भी सोच है और जो बिल्कुल दुरुस्त है कि मजहब हमारा बिल्कुल ज़ाती मामला है, इसे सरकारी नहीं बनाया जाना चाहिए और ऐसी तकरीब जिसमें सरकारी खर्च पर एक मजहबी नज़रिए को फ़रोग़ देने की कोशिश हो रही है, मैं किसी भी कीमत पर शिरकत नहीं कर सकता। नाज़रीन, सीताराम येचुरी के बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मुंबई पुलिस को धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुआ है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक समेत 11 जगहों पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। साथ ही मुतालबा किया गया है कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास फौरी तौर पर इस्तीफा दें। ये ईमेल मिलने के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट हो गई है और ईमेल भेजने वाले का पता लगाने में मसरूफ़ है। ईमेल में यह धमकी भी दी गई है कि 11 मुकामात पर बम नस्ब कर दिया गया है और अगले दिन दोपहर 1 बजे धमाका कर दिया जाएगा। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर, RBI गवर्नर और दीगर अफराद पर घोटालों में मुलविस होने और इनके खिलाफ सबूत होने का भी दावा किया गया। दूसरी तरफ ईमेल के फौरन बाद मुंबई पुलिस ने बम और डॉग स्क्वाड के साथ RBI का चप्पा छान मारा, लेकिन कोई धमाका खैज मवाद नहीं मिला। इस इत्तला के बावजूद मुंबई पुलिस के अलावा दीगर एजेंसियां अपने तौर पर धमकी आमेज ईमेल भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रही है। मुंबई पुलिस ने भी नामालूम शख्स के खिलाफ धमकी देने के तहत केस दर्ज कर लिया और अपने साइबर एक्सपर्ट की मदद से मुलजिम का पता लगाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की तारीखी सुनहरी बाग मस्जिद को शहीद करने की साजिश का अखबारात के जरिए इंकशाफ के बाद मिली तंजीमों में हरकत और आम मुसलमानों में शदीद गम व गुस्से की लहर पैदा हो गई। जमीयतुल माहिन ने तारीखी मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कानूनी जंग लड़ने का ऐलान किया। जमीयतुल माहिन के सदर मौलाना अरशद मदनी ने मीडिया से बात करते हुए इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरीक़ेकार इख्तियार करने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद फैसले के बाद फ़िरक़ा परस्तों की निगाहें हमारी इबादत गाहों पर मरकूज़ हो गई है और वो इन्हें किसी न किसी बहाने से साफ करना चाहते हैं। सदर जमीयतुल माहिन ने इस सिलसिले में वज़ात खुद सीनियर वकला से गुफ्तगू करके मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ की कानूनी जंग को मुंतक़ी अंजाम देने तक ले जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट और अगर ज़रूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए बेहतरीन वकला की खिदमत हासिल करेंगे और कोई भी दिक्कत का सामना करने तैयार हैं। दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद के मुमकिन इन्हदाम पर जमीयतुल माहिन ने तशवीश का इजहार करते हुए इसे मुल्क का सकाफती व तारीखी विरसा करार दिया। जमीयतुल माहिन के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को ख़त लिखकर नई दिल्ली के राजपथ पर वाक़ मस्जिद सुनहरी बाग के मुमकिन इन्हदाम पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। मौलाना महमूद मदनी ने अपने मकतूब में वज़ीर-ए-आज़म को मुखातिब करते हुए कहा है कि हम नई दिल्ली म्यूनसिपल कौंसिल की जानिब से मस्जिद सुनहरी बाग के हटाने से मुतालिक राय आमा के हुसूल के नोटिफिकेशन पर तशवीश का इजहार करते हैं। हम ये समझते हैं कि इस तरह की कार्रवाई हमारे मुश्तरका विरसे को शदीद नुकसान पहुंचाएगी। रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत ने अपने इंतखाबी वादे पूरे करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने असेंबली इंतखाबात से कबल जिन 5 गारंटियों का ऐलान किया था, इसकी 5वीं गारंटी को भी रियासत में नाफिज कर दिया गया है। इस गारंटी का नाम युवा निधि है, जिसके तहत रियासत के बेरोजगार ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स नौजवानों को मुआशी मदद दी जाएगी। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने युवा निधि मंसूबे को बाज़ाब्ता लॉन्च कर दिया। इस मंसूबे के तहत नौजवानों को मुआशी मदद की फराहमी 12 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। काबिल ज़िक्र बात है कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का यौम पैदाइश भी है। इस मौके को कांग्रेस यादगार बनाना चाहती है, गालिबन इसीलिए 12 जनवरी का इंतखाब किया गया। बहरहाल युवा निधि मंसूबे के तहत 2022-23 में ग्रेजुएशन की डिग्री लेने वाले या फिर डिप्लोमा होल्डर्स बेरोजगार नौजवानों को बिल तरतीब 3000 और 1500 रुपये दिए जाएंगे। मंसूबे के तहत डिग्री या डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी करने के
180 दिन बाद भी बेरोजगार रहने वाले नौजवानों को मुआशी मदद दी जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। रियासत में तश्कील हुकूमत के बाद रेवंत रेड्डी ने पहली मरतबा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान इन्हें रियासत की मुआशी सूरत हाल और मरकजी हुकूमत से उसूल तलब बकाया आजाद के मुतालिक वाकिफ कराते हुए मुख्तलिफ स्कीमात के तहत अदाशुदनी रकूमात की फौरी अदायगी के लिए नुमाइंदगी की। चीफ मिनिस्टर व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने वज़ीर आज़म मोदी को 20 निकात पर मुश्तमिल याददाश्त पेश करते हुए इन मसाइल को हल करने की अपील की। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की सूरत हाल में नए प्रोजेक्ट्स के अलावा दीगर हल तलब मसाइल के मुतालिक वाकिफ करवाया। बताया जाता है कि रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में रियासती मुआशी हालत को बेहतर बनाने, फौरी अदाशुदनी रकूमात की इजराई अमल में लाने पर जोर दिया है। उन्होंने रियासत को उसूल तलब रकूमात जो कि मुख्तलिफ स्कीमात के तहत जारी की जानी है, इनकी तफसीलात भी पेश की। हुकूमत तेलंगाना ने ट्रैफिक चालानात में रियायत के लिए GORT नंबर 359 जारी करके रियासत के अवाम को एक बड़ी राहत पहुंचाने के इक़दाम किए हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट व इमारत व इशवरा के जरिए जारी किए गए अहकामात में कोरोना वायरस के दौर में और इसके बाद कई लोग ट्रैफिक चालान भरने से कासिर रहे हैं, इसीलिए इन्हें सहूलत पहुंचाने हुकूमत से रियायती चालान वसूल करने का फैसला किया गया है। अहकामात के मुताबिक हुकूमत की जानिब से अदम वसूल चालानात पर 2 पहिए और 3 पहिए वाली गाड़ियों के चालानात में 80% रियायत दी जा रही है, जबकि तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों यानी बसों वगैरह पर मौजूद चालानात पर 90% रियायत फराहम करने का फैसला किया गया। मोटर व्हीकल एक्ट 1998 के तहत जिन गाड़ियों का इंदराज लाइट और हैवी मोटर्स में होता है, इनके बकायाजात की वसूली में 60% रियायत देने का फैसला किया गया। तेलंगाना हुकूमत के इस फैसले के साथ ही भारी तादाद में चालानात की रकूमात अदा करने का सिलसिला शुरू होने की तौक़्क़े है। हुकूमत की जानिब से चालान की अदायगी की आखिरी तारीख का कोई ऐलान नहीं किया गया और कहा जा रहा है कि जल्द इसकी वजाहत की जाएगी कि किस तरह से रियायती चालान वसूल किए जाएंगे और इन चालानात की वसूली की आखिरी तारीख क्या होगी। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में तौक़े से कम नशिस्तें हासिल करने के बाद बीजेपी ने पार्लिमानी इंतखाबात के लिए सरगर्मियां तेज करने का फैसला किया है। पता चला है कि मरकजी क़यादत ने तेलंगाना बीजेपी के लिए एक निशाना मुकर्रर किया है और इसे जिम्मेदारी सौंपी है कि रियासत में लोकसभा की 17 नशिस्तों के मुंजमला कम से कम 8 नशिस्तों पर पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाए। पार्टी कायदीन और कारकुनों को इसके लिए तैयार हो जाने और सरगर्मियां शुरू कर देने की हिदायत दी गई है। असेंबली इंतखाबात में नाक़िस मुजाहरे के बाद पार्टी की कौमी क़यादत चाहती है कि तेलंगाना में 2028 असेंबली इंतखाबात के लिए अभी से मनसूबाबंदी की जाए। पार्टी का एहसास है कि चूँकि BRS को कांग्रेस के हाथों असेंबली इंतखाबात में शिकस्त हो गई है, इसीलिए ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि तेलंगाना में BRS को शिकस्त नहीं दी जा सकती। बीजेपी अब इस बात की तशरीह शुरू करेगी कि लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना में असल मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही होगा, क्योंकि ये इंतखाब कौमी मसाइल पर लड़ा जाएगा और रियासती और इलाकाई मसाइल पस मंज़र में चले जाएंगे। बीजेपी को ये यकीन भी है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम के सारे मुल्क की तरह जनूबी हिंद पर भी असरात मरतब होंगे। इसी मुहिम की वजह से बीजेपी को उम्मीद है कि जनूबी हिंद और तेलंगाना में भी पार्टी के बेशतर उम्मीदवार कामयाब हो सकते हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप से नुमाइंदगी की कि गरीब और मुस्तहिक अफराद को सरकारी स्कीमात से इस्तेफादे के लिए इनकम सर्टिफिकेट की इजराई के तहत बगैर राशन कार्ड के दरख्वास्तें कबूल की जाए। कौसर मुहिउद्दीन रुकन असेंबली कारवान ने कलेक्टर हैदराबाद को बताया कि हल्के असेंबली कारवान में ज़्यादातर स्लम इलाके हैं और अक्सर इलाकों में गरीब और मुस्तहिक अफराद रहते हैं। इनमें से अक्सर खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर हैदराबाद को बताया कि सरकारी स्कीमात से इस्तेफादे के लिए इनकम सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया गया है और इनकम सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए तहसीलदारों के दफ्तर पर लाजमी तौर पर राशन कार्ड तलब किया जा रहा है। अगर दरख्वास्त गुजार को राशन कार्ड दरकार है तो इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट का हुसूल लाजमी है। इनकम सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त गुजार राशन कार्ड कहाँ से लाएगा? अगर दरख्वास्त गुजार सफ़ेद राशन कार्ड रखता है तो फिर इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्या है? इसके लिए दरख्वास्त गुजारों को गैर ज़रूरी तौर पर शराइत के ज़रिए हरासा और परेशान किया जा रहा है। कलेक्टर हैदराबाद ने मजलिस के रुकन असेंबली को तयक़ुन दिया कि वो मंडल के अहदेदारों बिलखुसूस आसिफ नगर, गोलकुंडा और शेखपेट के तहसीलदारों को हिदायत जारी करेंगे कि बगैर राशन कार्ड के इनकम सर्टिफिकेट जारी किया जाए। इस तरह के वाक़यात पूरे शहर में हो रहे हैं। कलेक्टर हैदराबाद को पूरे शहर के मंडलों के तहसीलदारों को हिदायत जारी करनी चाहिए, न कि सिर्फ गोलकुंडा, शेखपेट और आसिफ नगर।
हैदराबाद जिले के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर और वजीर आईटी श्रीधर बाबू ने आज ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 6 जमानतों से मुतालिक दरख्वास्तों की कबूलियत के लिए 28 दिसंबर से शुरू होने वाले अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा करेगी। अहल अफराद स्कीमों से फ़ायदा उठाने के लिए दरख्वास्तें दाखिल करें। हर दरख्वास्त गुजार को रसीद दी जाएगी। अब तक ख्वातीन को बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत का वादा पूरा किया गया। बाकी जमानतों पर अमलावरी दरख्वास्तों की बुनियाद पर होगी। उन्होंने कहा कि 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक अवाम से डाटा कलेक्शन के लिए दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। इसके बाद गाइडलाइंस तैयार किए जाएंगे। तेलंगाना में नवमुंतखब कांग्रेस हुकूमत जल्द ही अपना पहला अवामी राब्ता प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। रियासत में 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक प्रजा पालन प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें लोगों के मसाइल सुने जाएंगे और इन्हें जल्द अज जल्द हल किए जाएंगे और इनसे दरख्वास्तें तलब की जाएगी। इस प्रोग्राम को पूरी रियासत में चलाने का मंसूबा है। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत से एक नया मुतालबा किया। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इसमें उन्होंने कहा कि प्रजा पालन योजना के फॉर्म उर्दू ज़बान में भी दस्तयाब कराए जाएं। इस मुतालबे को उठाने के पीछे दलील देते हुए ओवैसी ने कहा कि उर्दू तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान है, इसलिए प्रजा पालन स्कीम के फॉर्म भी उर्दू में होने चाहिए। अपनी पोस्ट में तेलंगाना के नवमुंतखब सीएम रेवंत रेड्डी का तस्करा करते हुए उन्होंने लिखा कि इस पर जल्द से जल्द काम किया जाना चाहिए।